नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ द रिसर्च मेथडोलॉजी। टॉपिक जो हम कवर कर रहे थे और जो लास्ट टाइम मैंने आपको छोड़ा था वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन था। मैंने बोला था कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 से, और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके टॉपिक वाइज क्वेश्चन फटाफट आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे क्वेश्चन की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको दिया जाए छोटे से वीडियो में, ठीक है। जितना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑथेंटिक और एक अच्छे वे में आपके सामने रखा जाए। सो दिस इज़ द इनिशिएटिव, और उसमें हमारा आज का जो सेशन है उसमें जो पहला क्वेश्चन है कुछ ये है जिसको मैंने आपको लास्ट टाइम छोड़ा था, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज सेव टाइम एंड एफर्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द रिसर्चर। कि जब हम बात करते हैं रिसर्चर की, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जब हम रिसर्चर की बात करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समय और उसके प्रयास को बचाती है। पहला ऑप्शन है मेथड ऑफ एक्सपीरियंस, कि क्या उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो वो उसके टाइम और मेथड को बचाएगी। देखिए, सारे क्वेश्चन आपको, सारे जो ऑप्शन है वो आपको सही लगेंगे, बट आपको उसमें बेस्ट आंसर चूज करना है। दूसरा कह रहा है इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमनात्मक विधि, डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमनात्मक विधि, और फोर्थ कह रहा है मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड ऑथोरिटी, यानी किसी प्राधिकारी से परामर्श करने की विधि से क्या होगा, आपकी जो प्रयास है उसकी टाइम और उसका जो एफर्ट है, यानी कि आप जो रिसर्च करते हो उसमें जो एफर्ट लगेगा वो क्या होगा, बचेगा। तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सटीक बता रहा है इसका आंसर। जस्ट टेक अ पॉज, थिंक अ बिट, बिकॉज ऑल द क्वेश्चन हैज़ बीन appeared or asked in the previous question, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्या ऑप्शन 1 होगा, कुछ को लगेगा कि डिडक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, थियरी ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करते हैं, बस उसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं। इंडक्टिव में क्या होता है, एक थियरी को हम इंड्यूस करते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे मैम डिडक्टिव ही हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि अथॉरिटी से कंसल्ट करना भी टाइम को सेव कर सकता है। तो इसमें से बेस्ट कौन होगा, आपसे ये पूछ रहा है जिससे आपकी टाइम सेव हो और जिससे आपकी मेहनत सेव हो, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए इसकी तरफ देखते हैं कि जब भी हम बात करते हैं नॉलेज को एक्वायर करने की, तो हम देखते हैं, क्या आपको याद है कि जब आप पहली बार एक प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे, चलो बात ही कर लेते हैं, जब आप पहली बार एग्जामिनेशन यानी नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपके यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको थियरी बताई है, मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ा रही थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था एक टर्म, याद है क्या, स्कैफोल्डिंग, याद आ रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट्स मैंने नहीं दिया था, योत्स्की ने दिया था, बट मैंने उसको आपको एक्सप्लेन किया था, और वो जो कॉन्सेप्ट था वो था स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट। इसको हिंदी में कहते हैं मचान, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में कहते हैं मचान, और इस वर्ड का मतलब वही है जो कि आपके आंसर में भी दिए हैं, कि मचान वो होता है जो कि आपको क्या करता है, आपको बताता है कि आपको प्रिपरेशन ऐसे करना है, ये गाइड यहाँ से पढ़ना है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से लगाना है, स्टैंडर्ड बुक ये है, आपका सिलेबस ये है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपके कौन देते हैं, आपके जो एक्सपीरियंस पर्सन है। जैसे मान लीजिए किसी का नेट क्लियर हो गया, दीदी भैया मेंटर गाइड, ये सब क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो मेंटोर क्या करते हैं, आपकी जो एफर्ट होती है, जो आपकी टाइम होती है, उसको क्या करते हैं, इट विल सेव योर एफर्ट और ये टाइम, क्योंकि आप बार बार गलती करके ना सीखो, आपकी बार बार अटेम्प्ट ना बेकार हो, तो उसको बचाने के लिए जो मदद कौन करता है, मदद करते हैं हमारे ये एक्सपर्ट और ये स्कैफोल्डिंग। और इसी को इस क्वेश्चन में नाम रख दिया गया है ऑथोरिटी, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं, ठीक है, जो पर्सन ऑलरेडी उस फील्ड में रिसर्च कर चुका है, ठीक है,
जो उस ऑलरेडी उस एरिया में काम कर चुका है, उसमें क्या दिक्कत आएगी, क्या समस्या आएगी, वो ऑलरेडी जान चुका है। तो अगर मान लीजिए कि आप उसमें फिर से शुरुआत रूप से जाना चाहोगे, तो हो सकता है आपकी एनर्जी या फिर मान लीजिए आपका रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो, तो वो हो सकता है कि आपको शॉर्टकट बताएं, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आप उनकी गलतियाँ को समझ करके फिर वो गलतियाँ ना दोहराओ, ठीक है। तो आपकी एनर्जी बची, आपकी टाइम बची, आपके पैसे बचे, है ना। तो जब हम बात करते हैं कि रिसर्चर नॉलेज गेन करता है, तो कौन सी जो मेथड है, यानी कौन सा मेथड है जिससे उसकी टाइम, एनर्जी और पैसे सेव होंगे, तो वो जो चीज़ है वो है आपकी कि आप किसी अथॉरिटी से कंसल्ट करो या फिर जिसने उस एरिया में काम किया है उससे बात करो। आप देखते होंगे कि हम क्या करते हैं, सुपरवाइज़र की मदद लेते हैं, और सुपरवाइज़र भी क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, यानी कि उस एरिया के बारे में उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसकी इंटरेस्ट रहती है, अंडरस्टैंडिंग रहती है, और वो हमें बताते हैं कि बेटा ये आपका जो रिसर्च है वो फिजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कोशिश ये की जाती है कि आपकी टाइम, आपकी एनर्जी वो गलत डायरेक्शन में ना लगे, ठीक है। तो यही रीज़न होता है कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई रिसर्च टॉपिक ढूंढते हैं, जब भी कोई इंटरेस्ट हमारी होती है, तो हम ऑथोरेटिव जो उस फील्ड में काम कर चुके हैं या फिर लिटरेचर रिव्यू करने का भी रीज़न यही होता है, क्योंकि हम देखें कि क्या जो ऑलरेडी जिन्होंने गलतियाँ की है उस गलतियों को हम फिर से ना दोहराएं और हमारी टाइम और हमारी एनर्जी क्या हो, सेव हो, ठीक है। तो इस तरीके से द राइट आंसर इज़ डी, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग कहेंगे कि मैम एक्सपीरियंस भी तो, बट यार देखो, आप जब एक्सपीरियंस लोगे ना, पैसे तो आपके लगेंगे ना। यहाँ पे बात की जा रही है टाइमिंग की भी, टाइम आप अपना गवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा। इंडक्टिव में आप क्या करते हो, आप एक थ्योरी निकालते हो, और इसमें क्या करते हो आप एग्जाम्पल। तो देखिए दोनों में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव इट्स अ टाइम सेविंग, ठीक है, दोनों में टाइम लगेगा। बट जब हम बात करते हैं ऑथोरिटी क्या करती है, हमें अपनी गलतियाँ और अपनी जो एक्सपीरियंस है वो बताती हैं, और उस एक्सपीरियंस को लेकर के हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और उस तरीके से हम एक डिज़ाइन और फ्रेमवर्क बनाते हैं कि वो डिज़ाइन हम क्या करें, हमारी कम एरर हो, कम चांसेस हो गलत होने के, ठीक है। तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ड्यूरिंग रिसर्च while recording observation if the observer rates an individual based upon the rating, ठीक है, यानी कि जब अनुसंधान करते वक्त, ठीक है, करने के दौरान कि एक रिसर्चर ने क्या किया, रिकॉर्ड किया, एन ऑब्जर्वेटर, ठीक है, ऑब्जर्वर यानी कि जो देख रहा है, यानी जो रिसर्चर जो देख रहा है वो रेट करता है इंडिविजुअल को, किस आधार पे, बेस्ड अपॉन अनदर एस्पेक्ट, यानी कि जो करना चाहिए था उसको देख करके नहीं, दूसरे एस्पेक्ट को देख करके, दूसरे पहलू को देख करके, ऑफ द इंटरेक्शन दिस टर्म इज है। तो अगर मान लीजिए कि जो ऑब्जर्वर है वो नहीं देख रहा है, कुछ दूसरा तथ्य देख रहा है, दूसरा पहलू देख रहा है, और जब इस तरीके से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एवोल्यूशन इफेक्ट, एरर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, हेलो इफेक्ट, कैटेगोरिकल इफेक्ट। ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट कीजिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये एक एक टर्म कहलाते क्या हैं, इसका मीनिंग क्या है। हिंदी वाले बच्चे, क्वेश्चन यही है, ऑप्शन है कि मूल्यांकन प्रभाव उसको कहेंगे, या फिर उसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति में त्रुटि कहेंगे, हेलो प्रभाव कहेंगे, या फिर श्रेणीबद्ध प्रभाव कहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको और इसका आंसर बताना है। जस्ट टेक अ पॉज, ठीक है, क्योंकि बिना गलती के आप जो है ना आंसर जानोगे तो इट विल बी नॉट सो इफेक्टिव, ठीक है। तो एक बार ज़रूर देखिए और इसको लगाइए। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो इफेक्ट क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, कैटेगोरिकल इफेक्ट क्या होता है, ये सब हम जानेंगे, और इसका मतलब क्या होता है, कैसे ये सब एक दूसरे से अलग है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? एवोल्यूशन इफेक्ट तो आपको पता है ना कि मूल्यांकन में क्या होगा, प्रभाव आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पहले इसके आंसर तक पहुंचे कि मैं ये टर्म समझाऊं, पहले इस टर्म्स को समझाते हैं, फिर खुद ब खुद आप आंसर ढूंढ लोगे, ठीक है। पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड क्या कह रहा है? एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये वर्ड है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? एक एवरेज, ठीक है, वैल्यू होता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं और आप उसमें क्या निकालते हो? एवरेज वैल्यू निकालते हो। और ये एवरेज वैल्यू क्या होना चाहिए? एवरेज नंबर क्या होना चाहिए? जो भी हो वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव हो ये पूरे नंबर का, उसको हम कहते हैं एवरेज वैल्यू, यानी सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि कैसा हो? ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो पूरे पॉपुलेशन का, ठीक है, पूरे नंबर का, पूरे सेट ऑफ नंबर का, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। अगर मान लीजिए कि ये रिप्रेजेंटेटिव ट्रूली नहीं है रिप्रेजेंट करने में, या फिर इसमें कोई त्रुटि आ रही है, अब इसको कैसे करते हैं? विद द मेथड ऑफ मीन मीडियन मोड, ठीक है, इससे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि इस एवरेज वैल्यू को और सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने में अगर कोई एरर हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उसमें जो त्रुटि आती है उसी को हम कहते हैं एरर इन सेंट्रल टेंडेंसी। अब जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा जो वर्ड है वो है आपका हेलो इफेक्ट। क्या होता है? ठीक है, हेलो इफेक्ट, ये जो वर्ड है उसको कहते हैं प्रभामंडल। प्रभामंडल सुना है? जैसे मान लो कि आप लोग जाते हो ना, सरस्वती जी का मूर्ति देखे हो, ऑफकोर्स यू आर अ स्टूडेंट सो यू शुड नो, ठीक है। सरस्वती जी के बारे में सुने होंगे। तो कोई भी देवी देवता है, ठीक है, मान लो कि ये देवी देवता है, ठीक है, और चलो, और ये देखोगे कि पीछे क्या रहती है उनकी, चाहे आप बुद्ध जी की मूर्ति देखो तो पीछे क्या रहती है? एक प्रभामंडल रहती है, ठीक है, एक ऑरा क्रिएट रहता है जहाँ से क्या होती है, ये लाइट वाइट लगे रहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? हेलो इफेक्ट। देख करके लगता है कि हाँ तेज निकल रहा है देवी देवताओं से। तो हेलो इफेक्ट क्या होता है? एक पॉपुलैरिटी होती है, ठीक है। मान लीजिए कि अब बात की जा रही है पॉपुलर इंसान की, ठीक है, या फिर वैसे इंसान जो कि जिसकी रेपुटेशन बहुत हाई हो, जो कि बहुत क्रेडिबल हो। हमने बात की थी वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी की। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन किसी चीज़ की जो है ना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो जो उन्होंने कहा, ठीक है, अब मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है? घड़ी डिटर्जेंट की क्या कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये जो सेंटेंस है वो बार बार कहा जा रहा है, बट अचानक से अमिताभ बच्चन आकर के बोल दिया तो हमें क्या लगता है कि वो जो वॉशिंग पाउडर है वो क्या है? क्रेडिबल है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया? एक पॉपुलर पर्सनालिटी के आधार पे हमने क्या किया? उस चीज़ को जज करने चालू कर दिया। तो जब भी हम हेलो इफेक्ट की बात करते हैं तो हेलो इफेक्ट क्या होता है? कोई पॉपुलर पर्सनालिटी, कोई फेमस पर्सन या फिर कोई क्रेडिबल पर्सन क्या करता है, जब उसके बारे में बताता है तो हमें उसका प्रभाव ज़्यादा दिखता है। हम उसकी गुणवत्ता, इन सब चीज़ों पे बारे में नहीं देखते, हम उसकी एक्यूरेसी, हम उसकी रिलायबिलिटी पे नहीं देखते, हम उसकी प्रभावशीलता यानी कि जो पॉपुलैरिटी जो पर्सन बता रहा है उसकी बातों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो एक्यूरेसी होता है उस पर हम कम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आ जाता है? आपकी बायसनेस देखने को मिल जाती है, ठीक है। और जब आप बायस्ड रहते हो तो क्या हो जाता है? एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो एक वर्ड और है कैटेगोरिकल इफेक्ट। कैटेगोरिकल इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पे आप क्या करते हो? कैटेगरीज में सबको सजाते हो, ठीक है, किसी सिमिलर चीज़ को, जैसे मान लीजिए लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बॉयज़, गर्ल, इन सबको कैटेगरीज में डालते हो। अब जो कैटेगरीज में डालने की भी क्या होती है? एरर होने चाहती है। मान लीजिए कोई सिमिलर थिंग्स डिसिमिलर थिंग को आपने सेम कैटेगरी में डाल दिया तो उससे भी क्या हो सकती है? एरर हो सकती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? कैटेगोरिकल इफेक्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन है आपका कि ड्यूरिंग रिसर्च के दौरान क्या हुआ कि वाइल रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड करते समय टिप्पणियों को,
इंडिविजुअल बेस्ड ऑन रेटिंग गिवन ए अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, उसने क्या किया, दूसरा एस्पेक्ट ऑफ इंटरेक्शन पे ध्यान दे दिया, यानी कि उसे जो ऑब्जर्व करना चाहिए था वो उसको छोड़ के वो किस चीज़ पे ध्यान दे रहा है, इंटरेक्शन के दूसरे पहलू पे ध्यान दे रहा है। तो ये कैसा इफेक्ट आ गया, ये इफेक्ट आ गया हेलो इफेक्ट, ठीक है। यानी कि रिसर्चर क्या कर रहा है, रिसर्चर जिसको ऑब्जर्व कर रहा है उसकी रियल चीज़ों पे ध्यान ना दे करके उसकी पर्सनालिटी पे, इन सब चीज़ों के आधार पे जब वो जजमेंट करने लगता है तो ये क्या आ जाता है, ये उसकी हेलो इफेक्ट वाली एरर आ जाती है। इसी को हम कहते हैं हेलो इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और आप सुनोगे, वो क्या है, हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट क्या होता है, निगेटिव। इसमें क्या होता है, पॉपुलर चीज़ों को आप देखते हो, यानी पॉजिटिव चीज़ों को आप देखते हो, और एक होता है आपकी निगेटिव, उसकी बुराई ही सिर्फ आप देखोगे, उसको कहते हैं हॉर्न इफेक्ट, ठीक है, निगेटिव एस्पेक्ट को ही आप देखोगे। और एक क्या होता है, एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वर को पता नहीं है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है, यानी कि आप जो है ना, ऑब्जर्वर को पता नहीं है कि उसको कौन सी दवाई दी गई है और आप उससे क्या किया जा रहा है, आप उसको नकली दवाई दे करके आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो। इसको कहते हैं मीठी गोली दे करके आप ट्रीटमेंट करना। तो जब हम मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं तो ये वर्ड जनरली आपको देखने को मिलता है, प्लेसिबो इफेक्ट। तो जब हम बात करते हैं रिसर्चर जब ऑब्जर्वेशन करता है, तो जब वो रियल चीज़ों को देखने के बजाय वो उन चीज़ों को देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, हेलो इफेक्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं। असर्शन कह रहा है कि रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ साइंस रिक्वायर मोर फंड दैन इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, यानी कि रिसर्चर जो रिसर्च किया जाता है उसमें साइंस वाले फील्ड में ज़्यादा पैसा लगता है एज कंपेयर टू सोशल साइंस, ठीक है। यानी कि रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ साइंस रिक्वायर मोर फंड दैन द फील्ड इन द सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज से ज़्यादा उनको फंड लगता है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ओनली इन द इकोनॉमिकली रिच कंट्री रिसर्च इन साइंस ऑफ हाई क्वालिटी इज़ पॉसिबल, यानी कि जो रिच कंट्री होते हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका, ये सब जो कंट्रीज़ होते हैं उसी में क्या किया जा सकता है, अच्छे क्वालिटी का रिसर्च हो पाता है। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। और ये क्या कह रहा है, ये रीज़न है। तो आपको बताना है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी कह रहा है कि ए एंड आर आर करेक्ट बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी कह रहा है ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट। डी कह रहा है ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ द करेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और आपको बताना है, ठीक है। आपको लगेगा ये कहोगे ठीक है बता रही हूँ मैं, ठीक है, बट हाँ यहाँ पे आपको बताना है, ट्राई करना है। बिना ट्राई करके आप इसको राइट आंसर तक नहीं मैं बताऊँगी, क्योंकि ट्राई तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक से आपको अपनी गलती नहीं पता चलेगी आपको ठीक है। देखें अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फंडिंग की बात की जा रही है एग्जैक्टली, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस में ज़्यादा यूटेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, लैब की ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बट ह्यूमैनिटीज़ में क्या होता है, ये सारी चीज़ें नेचुरल कंडीशन में होती है। यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं साइंस वाले में हमें इक्विपमेंट इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमें क्या लगता है, रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस रिक्वायर मोर फंड,
ठीक है, फंड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जबकि सोशल साइंस में सारे रिसर्च हम नेचुरल इन्वायरमेंट में करते हैं, सो दैट्स वाई वी रिक्वायर अ लेस फंड। ठीक है, फिर कह रहा है कि ओनली इन द इकोनॉमिकली रिच कंट्री रिसर्च इन साइंस इज़ हाई क्वालिटी। अब देखिए, ये तो सही है कि अगर मान लीजिए कि जो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है उसमें क्या है, वो अच्छे क्वालिटी इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा अपना जीडीपी क्या करते हैं, पार्ट ऑफ जीडीपी वो क्या करते हैं, आरएनडी में ये करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑफकोर्स क्वालिटी ऑफ रिसर्च उनकी हाई होगी। बट यहाँ पे कह रहा है, अब इसमें हम रीज़न देखते हैं कि क्या इसका सही रीज़न है। क्वेश्चन असर्शन क्या कह रहा है कि साइंस में जो है ना ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है, क्यों? इसका रीज़न ये देना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट चाहिए, वहाँ पे लैब चाहिए, वहाँ पे आपकी मटेरियल चाहिए, यही रीज़न होना चाहिए था। बट यहाँ पे कुछ और कह रहा है कि इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री जो है ना साइंस में अच्छा कर पाते हैं। ये तो दूसरी तरफ ले जा रहा है ना, डिबेट को कहीं और लेके जा रहा है। तो इस वजह से स्टेटमेंट तो दोनों सही है, ठीक है, बट इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोकस ग्रुप एज अ टेक्निक इज एसेंशियली वैल्यूएबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। कि जब हम फोकस ग्रुप की बात करते हैं तो इनमें से कौन से दृश्य में जो है ना ये ज़्यादा यूज़ की जाती है ये क्वेश्चन है। और आपके कुछ 5 कंडीशन है, 5 दृश्य दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि फोकस ग्रुप किस में यूज़ किया जाता है। फोकस ग्रुप यानी कि हिंदी वाले बच्चे, फोकस ग्रुप जो तकनीक है वो किस परिदृश्य, ठीक है, विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है। पहला है व्हेन द रिसर्चर हैज़ अ परफेक्ट क्लैरिटी अबाउट द रिसर्च। ठीक है, जब रिसर्चर को टॉपिक्स के बारे में पूरी तरीके से पता है उसको हम कहते हैं फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप को समझना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा पहला काम। दूसरा काम ये कह रहा है तब यूज़ करते हैं जबकि रिसर्चर को पूरे टॉपिक के बारे में क्लैरिटी हो। दूसरा कह रहा है फॉर ऑब्टेनिंग जनरल बैकग्राउंड अबाउट द टॉपिक और इशू। हम इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर पाए, बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग जान सकें। ठीक है, बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए करते हैं। तीसरा कह रहा है फॉर इंटरप्रेटिंग द प्रीवियसली ऑब्टेन्ड क्वांटिटेटिव रिजल्ट, यानी कि जो पहले से हमें कुछ फाइंडिंग्स मिली है उसको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको हम क्या करते हैं, उसको हम व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ कह रहा है व्हेन द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन एस्टेब्लिशिंग द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल। यहाँ पे हम 2 वेरिएबल के बीच में कॉजैलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। फिर आपका फिफ्थ कह रहा है इन जनरेटिंग अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इन्फ्लुएंस इन द पार्टिसिपेंट वर्ल्ड। ठीक है, हम क्या करते हैं कि पार्टिसिपेंट किस वर्ल्ड से बिलोंग कर रहा है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए हम क्या करते हैं, फोकस ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पे आपकी ऑप्शन कुछ इस तरीके से दी रखी है, और जब इस तरीके से ऑप्शन दे रखी रहती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये समझें कि फोकस ग्रुप होता क्या है, क्योंकि अगर बात ही नहीं आपको पता है कि रामायण होता क्या है तो आपको पात्र का जो है ना आइडेंटिफिकेशन कि कौन दुश्मन है कौन शत्रु है एलिमिनेट कर पाना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी कि फोकस ग्रुप कहते किसको है, फिर उसके बाद आप एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, सो जस्ट टेक अ पॉज, ठीक है, एंड ट्राई टू एलिमिनेट इट। देखिए इसको, देखिए जब हम फोकस ग्रुप की बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप आंसर तक खुद आ जाइएगा। ठीक है, देखिए जब हम फोकस ग्रुप की बात करते हैं आपको एक चीज़ याद है
केस स्टडी के बारे में, हाँ केस स्टडी क्या था कि इन डेप्थ स्टडी, इन डेप्थ, देखिए इसको खिचड़ी मत पकाइएगा बट मैं आपको याद करवा रही हूँ कुछ। इन डेप्थ स्टडी और डिटेल्ड स्टडी और क्या यूज़ किया था हमने, फोकस स्टडी। और ये किस तरह का होता है रिसर्च, ये कैसा होता है, ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो अपना व्यूज़ ये सब देखने की कोशिश करता है, यहाँ पे फैक्ट्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये होता है केस स्टडी। जब हम फोकस ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ग्रुप लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप होते हैं, मान लीजिए कि 6 और 7 पीपल का ग्रुप हो गया, और ये ग्रुप ऐसा हो, ठीक है, ये ग्रुप ऐसा है कि ये सारे ग्रुप क्या हो, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव हो पूरे पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप हो इट्स अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं फोकस ग्रुप की तो एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो है यहाँ पे पार्टिसिपेंट और मॉडरेटर का होना। पार्टिसिपेंट्स यानी कि ये पर्सन, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स का होना और इनको कंडक्ट कराने के लिए मॉडरेटर का होना, जो कि क्या करेगा, बीच बीच में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो मॉडरेटर का होना बहुत ज़रूरी है। और मॉडरेटर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ये क्या नेचर होता है इसका, ये नेचर होता है गुणात्मक, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, फोकस ग्रुप को स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ आप देखो कि जब यहाँ पे ग्रुप की स्टडी की जाती है, फोकस ग्रुप की स्टडी की जाती है, तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, मॉडरेटर और पार्टिसिपेंट्स के बारे में उसकी बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग जानना, ठीक है, बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इनकी जान लो तो आपको इनके बारे में ही पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें हम देखते हैं फोकस ग्रुप में, यानी कि वहाँ से हम क्या करते हैं, डिटेल्ड स्टडी कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम फोकस ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, जब हम फोकस ग्रुप टेक्निक का यूज़ करते हैं तो ये वैल्यूएबल होता है। इसकी ज़रूरत कहाँ पे होती है, व्हेन द रिसर्चर इज़ परफेक्ट क्लैरिटी अबाउट द रिसर्च, रिसर्चर को क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है। जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी क्लैरिटी का कोई लेना देना नहीं है। टू ऑब्टेन अ जनरल बैकग्राउंड अबाउट द टॉपिक और इशू, आपको बस ऊपर से आपको जनरल बैकग्राउंड आइडिया पता रहता है और उसको जानने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए ही आप क्या करते हो, फोकस ग्रुप की स्टडी करते हो। सो 2-1 इज़ द करेक्ट, 3-1 इज़ द करेक्ट, क्योंकि आप पहले से जो डेटा है, ठीक है, उसको आप इंटरप्रेट करते हो, उसको आप फिर से व्याख्या करते हो। और फिर यहाँ पे आप क्या करते हो, कैजुअल रिलेशनशिप वेरिएबल के बीच में, डोंट यू थिंक इट्स अ क्वांटिटेटिव, ये एक्सपेरिमेंटल की तरह बता रहा है। ये तो कैसा होता है, फोकस ग्रुप कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है। तो आपको हम 4 को एलिमिनेट करेंगे, 4 एलिमिनेट, यू विल कम टू द राइट आंसर। और यहाँ पे कह रहा है फॉर जनरेटिंग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट वर्ल्ड, हम पार्टिसिपेंट्स वर्ल्ड्स की पूरी जानकारी पार्टिसिपेंट से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस ग्रुप, फोकस ग्रुप, ठीक है। सो 2, 3 and 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, कह रहा है आपको क्या करना है, मैच करना है इसको, ग्राउंडेड थियरी, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस, इथनोग्राफिक कंटेंट एनालिसिस। टेबल 2 में दिया है एल्थिडीन, फूको, ग्लेसर एंड स्ट्रॉस, ब्रॉन एंड क्लार्क। जस्ट ट्राई टू मैच इट। देखिए ये सब चीज़ें याद करने वाली चीज़ है, बट एक चीज़ मुझे पता होगा कि आप इनके बारे में ज़रूर सुने होंगे कभी ना कभी, ठीक है। मुझे नहीं पता आपको कितना राइट आंसर पता है, क्यों, और मैं रट्टे मारने पे बिल्कुल जोर नहीं देती, लेकिन इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। अगर इनके बारे में आपने सुना होगा तो आप 50-50 कर सकते हो। यानी कि आपको क्या करना है, ये है डिस्कोर्स, फूको डिस्कोर्स की बात करते हैं तो B का 2 होना चाहिए, ठीक है। B का 2 इसमें है, B का 2 इसमें है, बाकी को एलिमिनेट करो। अब आपके पास ये 2 ऑप्शन बच गए, ठीक है। बट एक चीज़ और आपको पता होगा, जब आप इथनोग्राफी के बारे में सुने होंगे, ठीक है,
इथनोग्राफिक के बारे में सुने होंगे तो इस पर्सन का नाम जरूर याद होगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पहली बार जो है ना इथनोग्राफिक कंटेंट एनालिसिस में रेवोल्यूशन लाया था, ठीक है, क्रांति लाई थी। तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो डी का वन, ठीक है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, ये करेक्ट। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि ये सब रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं तो ये चीज़ें आप जान जाओगे, ठीक है। ए का 3 ग्राउंडेड थियरी, ग्लेजर एंड स्ट्रॉस, और बाकी क्या बच गया, थीमेटिक, तो आपके ब्राउन एंड क्लार्क। अच्छा, एक चीज़ आप जानो, डेटा एनालिसिस, ये वर्ड आपने सुना है, डेटा एनालिसिस जब हम बात करते हैं तो ये 2 तरह के टाइप्स होते हैं। एक तो होता है क्वांटिटेटिव, जिसमें आप अलग अलग विधि यूज़ करते हो। तो क्वांटिटेटिव में आप न्यूमेरिकल्स ये सब चीज़ें लेते हो, SPS, बहुत सारे टेस्ट ये सब जो करते हो। फिर उसके बाद आती है आपकी क्वालिटेटिव में आप डिफरेंट मेथड लगाते हो। और जो आपने देखा है ना, डिस्कोर्स, थीमेटिक, ये कुछ नहीं है, ये डेटा एनालिसिस का पार्ट है। थीमेटिक हो गया, कंटेंट एनालिसिस हो गया, ठीक है, कंटेंट एनालिसिस, और क्या है, फेनोमेनोलॉजी, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये सब क्या है, दीज आर द मेथड, दीज आर द वे थ्रू विच यू विल एनालाइज द डेटा दैट इज द क्वालिटेटिव इन नेचर, ठीक है। तो ये आपके डेटा एनालिसिस के तहत आ जाएंगे, जो वैसे डेटा जो कि क्वालिटेटिव इन नेचर है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। आज के क्लास के लिए इतना ही। मैं आपको छोड़े जा रही हूँ इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 के साथ। और आई होप टू सी यू सून with the same question and see you in the next class.